गिलास पानी दे दीजिए भाई, कतना दे चलें। हम लोग लाइव हो चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। बिहारी खबर के सियासत के इस भाग में हमारे साथ हैं श्याम सुंदर सिंह धीरज, कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और हमारे पटना ऑफिस से हमारे साथ है अनुभव सिंह। आज हम श्याम सुंदर सिंह धीरज के साथ, मैं धीरज जी को पहले ही बता दूं कि आज मैं कांग्रेस का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। और मेरे सामने श्याम सुंदर सिंह धीरज का मतलब है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो मेरा पहला सवाल है। नमस्कार धीरज जी। मेरा पहला सवाल आपसे है जी। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या बिहार में कांग्रेस है या सबसे नहीं? बड़ी बात, हमको एक नेता की याद आ गई। मुराद देसाई रह रहे थे फ्लैट में बंबई के, तो एक बड़े पत्रकार मतलब न्यूज ग्रुप के एडिटर गए थे मिलने के, और कहे कि लोग कहता है क्या राजनीति में आप फिनिश हो गए। तो मुराद साहब ने कहा था फिर आप दिल्ली से बंबई क्यों आए हमारे इस फ्लैट में। राजनीति में खास के कांग्रेस, जिसका इतिहास इतना बड़ा लंबा है, जिसने आजादी दिलाई, जिसने सोशल जस्टिस दिलाया, जिसने बोलने का अधिकार दिया, जिसने विरोध करने का अधिकार दिया, जिसने अपना रास्ता खुद तय करने का अधिकार दिया, वो पार्टी कभी जब तक जनतंत्र है खत्म नहीं हो सकती। उसके बिना कोई भी राजनीति इस देश में हो ही नहीं सकती। आपने कांग्रेस का स्वर्ण काल देखा है। इसलिए बिहार में कांग्रेस है, और कोई भी राजनीति बिहार में जो होगी वो कांग्रेस के बिना मदद की दूसरी नहीं हो सकती। आप कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय से ही हैं, संजय गांधी के मित्र भी रहे हैं। आपने कांग्रेस का स्वर्ण काल देखा, कहाँ गए वो दिन? सबसे पहले उससे साल पहले चल जाइए, जिस समय हम लोग राजनीति में सक्रिय हुआ, 77 का आंदोलन चल रहा था, और जब 77 के चुनाव के बाद जो हम लोग हार गए, तो ये काल में हम लोग राजनीति शुरू किया, जो कि कोई कांग्रेसी टोपी पहन के नहीं निकलता था। तो यह बात नहीं है कि स्वर्ण काल में हम लोग राजनीति में आए। हम राजनीति में उस समय आए जो कि कांग्रेसी कहने से लोग डरते थे। आपने देखा, हम ये बोले कि आपने कांग्रेस का स्वर्ण काल देखा है। हाँ, नहीं, हम दोनों वही कह रहे, दोनों देखा। उसका एक कारण है, इसलिए हमने पुरानी बात कही कि यह जो नए जनरेशन के हमारे लड़के दाखिल हैं, भाई दाखिल हैं, छोटे हैं, इन्होंने कांग्रेस का संघर्ष नहीं देखा। जैसे हम लोगों ने आजादी का संघर्ष नहीं देखा, हमने देखा कांग्रेस का को सत्ता में। लेकिन ये लोग ये हम भी नहीं ध्यान रखते हैं कि लोगों ने 60 साल जंगल में, जेल में, फांसी पर गोली खा के बिताया है। 60 साल पावर के लोग अभी चर्चा करते हैं, ये नहीं करते कि 60 साल पावर में आने में कांग्रेस को लगा। नेहरू जी की प्राइम मिनिस्टर का 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, जो हमको अभी याद नहीं है, इसकी चर्चा खूब होती है, आपके यहाँ भी होती है, सब जगह होती है। लेकिन नेहरू ने उससे ज्यादा दिन जेल में बिताया, इसकी चर्चा नहीं होती। तो राजनीति में मैं वो सवाल नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि जो आपने जो स्वर्णकाल देखा कांग्रेस का, और आज भी आप कांग्रेस को देख रहे हैं, तो आखिर वो दिन कहाँ चले गए? आखिर उसकी क्या वजह है? एक समय था जब पूरे देश पे कांग्रेस शासन करती थी, और आज जो है जी। देखिए, परिवर्तन हर एक राजनीतिक दल में होता है, उसका गिराव भी होता है, और उसमें निश्चित तौर पर उसकी कमजोरी होती है। ये कोई हम भाग नहीं रहे हैं कि हम कमजोर हुए हैं तो हम सब काम ठीक कर रहे थे, कमजोर हो गए। लेकिन आप विगत 20 सालों का यदि इतिहास को बड़ी गौर से देखें, तो आजादी के बाद जो लड़ाई थी, लोहिया ने तो यहाँ तक कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। कहने का मतलब संविधान के खिलाफ यह बात थी कि यदि किसी सरकार को आप 5 साल के लिए चुनते हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं इसलिए कि तुम हट जाओ। लेकिन लोहिया ने, खुद समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने इतनी इजाजत दी थी कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यह आया कि इस देश में पहली बार डिवीजन के बाद एक ऐसी विचारधारा ने जन्म लिया
जो कि फिर डिवीजन का जो बुनियाद थी उसी को फिर से जिंदा किया। जो हम लोग भोग चुके थे, जो हम लोग उसकी कीमत दे चुके थे, उन चीजों को फिर से उसको लाया गया। दूसरी तरफ एक मंडल कमीशन की बात आई जिसमें लोगों ने जातियों को ध्रुवीकरण कर दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसकी विचारधारा में, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं, जमींदार श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर भूमिहार जात के, जिस जात से वो थे 60% भूमिहार, उसमें जमींदार थे कम से कम, तो भी उन्होंने जमींदारी ली, लेकिन किसी भूमिहार की हत्या करने की बात नहीं की, किसी भूमिहार जमींदार से नफरत या किसी जात के जमींदार से नफरत की बात नहीं की। हाँ, कांग्रेस को ये समझ थी उस समय के नेताओं को, जो हम समझते हैं, चूंकि 4 बार हम भी मंत्री रहे हैं, कि कुछ लोग मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर अपनी जमीन जमींदारी से बचाने के लिए बेईमानी कर रहे हैं। हमने उस चीज को बर्दाश्त किया जो समन्वय की राजनीति है। हमने समाज को लड़ाया नहीं। हमने यह देखा कि इनको 2000 बीघा खेत है, ये 100 बीघा चुरा रहे हैं तो चुराने दो, 1900 बीघा तो हम गरीबों में बांटने के लिए ले रहे हैं, जो हमारी बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए समाज में तनाव भी नहीं हुआ, सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, जमींदार खत्म हो गए। उसी तरह से जो दलित था, आदिवासी था, जिसको कि बासकत का जमीन नहीं था, कोई हम लोग अपने गांव में जिस इलाके से आते हैं, उनको 1 महीना तक बिना दरमाहा का मजदूरी करना पड़ता था, कारण कि आप हमारे जमीन पर बसे हुए, इसलिए 1 महीना आप हमारे यहाँ काम कीजिए, उसका दरमाहा नहीं देंगे, भोजन देंगे। ये स्थिति हम लोगों ने देखा। हाई स्कूल पास करने तक कांग्रेस ने बासकत का पर्चा दिया कि जिस जमीन पर वो लोग लग रहे हैं उनको दे दीजिए, नहीं तो आपको जेल कर देंगे। लोग जो जमीन के मालिक थे, हम लोगों के घर के भी लोग मालिक थे, उन लोगों पर केस भी हुआ, कुछ लोग नहीं माने तो। लेकिन आज स्थिति यह हुई कि उन लोगों को जमीन मिल गई। फिर आया इंदिरा आवास उनको बनाने का, फिर आया पेंशन की बात, फिर आया उनको कम दाम पर अनाज देने की बात। तो सामाजिक परिवर्तन के एक से एक कदम उठाए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितना वो लंबा चल जाएगा, वो उतना समय आपको होगा ही नहीं। वही आप कंक्लूड कर देते हैं हम इसको। तो ये आर्थिक कदम के साथ हमारा एक कंडीशन था। कंडीशन यह था कि सामाजिक समरसता बरकरार रहे। कंडीशन यह था कि हम इसको मतलब उद्वेलित करके, गुस्से में लाके उस कम्युनिटी को जिसको दे रहे हैं, उसको किसी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा नहीं करें। वो हमको वोट बैंक नहीं बनाना था। तो नतीजा क्या हुआ कि हम आर्थिक प्रगति भी करते रहे, सामाजिक समरसता भी रहा। कांग्रेस का ये जो पीरियड आया, जिस पीरियड को आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस आज बिहार में है या नहीं है, उस कुकर्म का या उस गलत नीति का कांग्रेस को दिक्कत हो गई कि हम किसी जात की बात नहीं कर सकते थे। मंडल कमीशन की बात कर सकते थे, लेकिन मंडल कमीशन में गरीब भी है उसकी बात भी हम करते थे। हम जो उच्च वर्ग जिसको आज कहना, या स्वर्ण वर्ग कहिए, जो भी कहिए, अनारक्षित वर्ग कहिए, उसके भी गरीब के लिए कोई कार्यक्रम हो, कोई बात हो, इसकी चर्चा कर्पूरी ठाकुर जी ने भी किया था, हम लोगों ने किया था। लेकिन जो मंडल कमीशन का विभत्स रूप आया, वो आया सामाजिक तनाव का। कई 1000 लोग मर गए, एक दूसरे से नफरत करने लगे, जो एक दूसरे के दोस्त थे। हम लोग भूमिहार होकर मंडल कमीशन के पक्ष में 4-5 रैली किया, बेगूसराय में बड़ी रैली की, पटना में बड़ी रैली की, लेकिन कभी भी सामाजिक समरसता को तोड़ने की बात नहीं की। वही बात जब बीपी सिंह का लड़ाई हुआ, खास के आपके हरियाणा के नेता देवीलाल जी से, तो उन्होंने मंडल कमीशन लाया। और जब बीजेपी को लगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने राम जन्मभूमि की बात की। आज दोनों तरफ से हमको मार पड़ रही है। एक आदमी कह रहा है कि न्यायालय के आदेश पर राजीव गांधी ने मंदिर का दरवाजा खुलवा दिया, मूर्ति रखवा दिया, कांग्रेस दोषी है। दूसरा वही दम भर रहा है कि फिर न्यायालय ने दिया है जजमेंट, तो कह रहा कि हम बना रहे हैं राम मंदिर, हम जीते हैं। तो एक ही बात की 2 व्याख्या किया। व्याख्या का मतलब, उसका स्वरूप यह था, उसकी मंशा यह थी कि समाज में नफरत बढ़े। और जब नफरत और तनाव जातीय हो, धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीयवाद का हो, ये जब उन्माद बढ़ता है, तो कांग्रेस ऐसी पार्टी को, जिस पार्टी को सबको लेके चलना पड़ता है, उसको कीमत देनी पड़ती है। हमने कीमत दिया। श्याम सुंदर सिंह धीरज जी, पिछले 8 मिनट में आपने 4-5 महत्वपूर्ण
बातों को उठाया है, बातों पर हमें बताया है, जिसमें सबसे मैं शब्दों को दोहरा रहा हूं, राम मंदिर, खेत खलिहान, गरीब, मकान और उसको पेंशन, ये इन चीजों को आपने दोहराया है। और यही चीज अभी के समय में वर्तमान प्रधानमंत्री का यूएसपी है। उन्होंने इन्हीं चीजों को एक अलग रूप देकर फिर प्रचारित प्रसारित करके नाम बदलकर, नाम मात्र बदलकर उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया और उस पर अपना गोटी फिट कर रहे हैं। आप डिनाई करते हैं या यही सच्चाई है? देखिए, डेमोक्रेसी वर्ल्ड में एक जगह है, अभी भी है, वो है स्विट्जरलैंड, जहां की कोई भी बात हाथ उठा के किया जाता है कि हाथ उठा के आप कीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। आज बिहार में हम लोग भोग चुके हैं, जो सो कॉल्ड बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, गरीब की ताकत है कि वो सही बात करे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, आप हमको हमारे बेटे से दूसरे को उदाहरण देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। आज आपका ये धीरज जी और आपका बेटा दोनों साथ दौड़ेगा, जो पहले दौड़ के स्टेशन चल जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने के पहले आप तय कर चुके हैं कि हमको किसको नौकरी देनी है। ये आत्मनिर्भरता बीजेपी लाना चाहती है। जो सबल है, जिसको ताकत है, जो उसको बल है, जिसको पैसा है, वो नौकरी ले लेगा, चाहे जिस जात का हो। लेकिन जिस जात का कमजोर है, बीमार है, विकलांग है, कुछ कर नहीं सकता है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। तो किसी पहलवान से आप हमको लड़ा दीजिए, तो लड़ाने के बाद कहीं जो जीतिएगा वो राजा बनिएगा। तो लड़ाई के पहले तय है कि राजा कौन बनेगा। वो दुनिया को दिखाने के लिए, ठगने के लिए आप लड़ाई करा रहे हैं। बाहुबली शब्द का आपने यूज किया, अब हम थोड़ा सा रीजनल आ जाते हैं। मोकामा के इतिहास में प्रथम बाहुबली के तौर पर जो एक लिखा जाता है, बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने भी बाहुबली शब्द का जब मोकामा के परिप्रेक्ष्य में शुरू किया बातें, तो उसमें सबसे पहला बाहुबली का नाम लेता है आपका, और आपको ही माना जाता है कि मोकामा के राजनीति में बाहुबल लाने वाला आप पहला व्यक्ति थे। उसके बाद तो फिर श्रृंखलाएं चल गई, अब मोकामा तो बाहुबल से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। क्या ये सच है? देखिए, हमने हालांकि कहा था कि ये टॉपिक पर मत बात कीजिएगा, लेकिन हम एक बात जब सच्चाई से हम भागेंगे नहीं। जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, जिस पर आरोप की बात कर रहे हैं, उस चुनाव में मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। जो हमारा 90 का चुनाव था, और लड़ाई लड़ने में हमारे एक रिश्ते में भतीजा लगते थे, लेकिन हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, कॉमरेड शिव शंकर जी, वो अभी लड़ रहे थे, हमारे ग्रामीण थे। तो हमने मोकामा की बड़ी सभा में कहा था कि यदि 10 साल की हमारी सेवा से तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, लगता है कि हम गलत काम किया है, तुम हमको हराओ। लेकिन किसी भी बाहुबली, हम तो और कड़ा शब्द बोले थे, लेकिन आप सम्मानित शब्द बाहुबली है, इसलिए हम वही शब्द को उदाहरण करते हैं। हम किसी भी बाहुबली को मत जिताओ, हमको सजा दो। यदि तुमको लगता है कि हमारी सेवा में कहीं त्रुटि रह गई है तो तुमको अधिकार है, दो। ये हमने ये भी कहा कि जिसको तुम कह रहे हो कि हमको ठीक करेगा, जो बोल रहा है, तो ये औकात उसको हमको हारने के बाद भी हमको ठीक करने का नहीं है। ये हमने कोई किसी को कान में नहीं कहा था, ये माइक से कहा था, तुमको ठीक करेगा, हमको नहीं ठीक करेगा। हम पटना में रहेंगे, दिक्कत वहां है। वो कोई बाहर जगह का वो आदमी आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, शिव शंकर जी को जिताओगे तो हमको ज्यादा ठीक करेगा, क्योंकि हमारा घर का है, गोतिया है। तो यदि तुम हमको भी ठीक करना चाहते हो तो शिव शंकर जी को जिताओ। कोई बाहुबली धीरज को नहीं ठीक करेगा, और धीरज को आज तक कोई बाहुबली ठीक नहीं कर सका। मतलब आप डिनाई करते हैं कि आप मोकामा के इतिहास का पहला बाहुबली नहीं थे? आज तक 107 का भी हम पर मुकदमा नहीं हुआ आज तक। एक आदमी, पहले जो हम बोलते जाते हैं उसके बाद हम फिर आपका कठोर शब्द सुनेंगे।
आज तक हमने मोकारमा विधानसभा क्षेत्र में किसी को एक तमाचा नहीं मारा, एक तमाचा। कोई एक आदमी आज भी कह दे, हमारी एक उस समय थी, अब तो 12 साल हो गया छोड़े हुए, हम सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट ये अपराध हमसे हुई है कि कोई बड़ा आदमी रहे हो, हम नहीं देखे हम सिगरेट पी रहे थे, लेकिन किसी को वो गाली दिया हो, किसी को एक तमाचा मारा हो, तो बाहुबली का क्या मतलब है? खून फैलार के तो दूर की चीज है। हमको कोई, हमरे अपने परिवार में झगड़ा हुआ था जिस समय हम लोग आईएससी में पढ़ते थे, तब हम उदाले बन गए थे अपने चचा से, लेकिन उसके बाद आज तक तो इतिहास है आपको। हम तो मंत्री हटे हुए भी 90 के बाद कितना साल हुआ देख लीजिए, आज तक बिहार के किसी कोने में कोई ये नहीं कोई ये नहीं कहा, कोई कोर्ट नहीं कहा। आज भी हम पर एक केस है बाढ़ में, काहे भाई? तो नॉमिनेशन की इजाजत लिए बगैर रैली में ये लोगों को जुटा दिए। नॉमिनेशन में नियम है चुनाव आयोग का कि उसके दायरा है कि इस बीच आप नहीं आ सकते हैं। आज भनो कोरोना में कहीं नहीं जुटा सकते, लेकिन हम मराठी में जुटा दिया, रैली में जुटा दिया, बाढ़ में नॉमिनेशन है। वही अभी एक केस है, तो जिंदगी में हम पर कोई पॉलिटिकल केस नहीं हुआ। तो कोई भी ऐसा बाहुबली बता दीजिए जिस पर एक केस नहीं हुआ हो, एक आदमी शिकायत नहीं हुआ। आपके पास केस नहीं है, फिर भी आपके लिए ये शब्द यूज हो रहा है, तो इसको एक और शब्द दिया जाता है सफेद पोश बाहुबली, जिस पर अच्छा। कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन बाहुबली है। सुनिए, हम मैट्रिक से फर्स्ट डिवीजन पास किया, ऑनर्स से पास किया और यूनिवर्सिटी में टॉपर बने। हम जान के, चूंकि मंत्री थे, हमने पैरवी किया कि हमरा सेकंड कर दो, हम टॉपर बनना नहीं चाहते, हम नौकरी करना नहीं चाहते। तो दोनों काम एक नहीं होगी। एक आध को टॉपर का बताइए जो बाहुबली बना हो। एक हम डॉक्टरी छोड़ के आईएएस बनने आए थे, मेडिकल हमारा बेटा हो गया, हम नहीं बन सके। हम एक ही साल में मगध मेडिकल कॉलेज छोड़ के चले आए, मेडिकल छोड़ के आए। तो मेडिकल छोड़ के नेता बनने नहीं आए थे। और राजनीति में कैसे आए वो भी बड़ा विचित्र कहानी। राजनीति में जब जयप्रकाश जी ने ये कहा कि कोई एग्जाम नहीं देगा, तो बेगूसराय का एक दूर का हमारा रिश्तेदार था, वो गया साइंस कॉलेज में का विद्यार्थी था, वो गया साइंस कॉलेज में एग्जाम देने। वो एग्जाम दे के निकला तो अभी उसमें से कई को विधायक बन गए। इन लोगों ने पकड़ लिया साइंस कॉलेज के गेट पर और वहीं रोड पर उसका अंगूठा रख के ईंटा से चूर दिया कि अब कल से देना एग्जाम। वो रोते हुए बीएन कॉलेज में, हम उस समय थे, आ गया कि देखिए भैया हमको ऐसे उस लड़के को लेके हम जयप्रकाश जी के यहाँ कदम कुआं गए, उसका पट्टी भी नहीं बनवाए। जयप्रकाश जी को कहा कि आप छात्र आंदोलन करना चाहते हैं और हुजूर देख लीजिए एक पढ़ने वाला लड़का है, टॉपर है, इसको इस ढंग से आप व्यवहार करके छात्रों का आंदोलन लीजिएगा। वहां हल्ला करने लगा कि ये कम्युनिस्ट हमारे बारे में, हम कम्युनिस्ट के जिंदगी में मेंबर नहीं बने, कम्युनिस्ट है। लेकिन जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं, हम इनसे बात करें, हम हुजूर बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको शर्म नहीं लगती है, गोली चली है छात्रों पर, तुम्हारा भाई मारा गया है, आपको शर्म नहीं लगती है? हमको जयप्रकाश जी, आपको गलत लोगों ने सूचना दिया है। हमारा भाई यदि किसी का रेप करेगा, किसी के घर में डकैती डालेगा, किसी का दुकान लूटेगा तो गोली खाएगा, हमको शर्म होगी, हमारा खून नहीं। उन्होंने कहा तो हमारा खून नहीं खोलता है। हम कहे हमारा खून नहीं खोलेगा, छिप जाएंगे कहीं जा। लेकिन हमारा भाई यदि अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसके बाद एक तमाचा भी कोई मारेगा तो हमारा खून खोलेगा। इसलिए आपसे कहते हैं, आप जिन लोगों की चर्चा की है, हम बीएन कॉलेज में वहां खड़े थे जिस समय दुकान ये लोग लूट रहे थे। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। सच्चाई दूसरी थी, जब ये लोग चंदा मांग रहे थे, नहीं दिया, दुकान लूट लिया, सोडा फाउंटेन को जला दिया। बीएन कॉलेज के बगल में सोडा फाउंटेन हुआ करता था, उस युग के किसी आदमी से पूछ लीजिए। हम लोग बीएन कॉलेज के गेट पर खड़े, उसी में लालू जी हमरे सामने कहते हुए जा रहे हैं कि रे बड़ा जुलुम हो गया। हम क्यों ले लालू जी? अरे पटना यूनिवर्सिटी का लालू एगो नहीं प्रेसिडेंट है, लोग गोली लग गए, बहुत दिक्कत हो रहा है, से मर गए। खुद अपने कह के जा रहे हैं, हम लोग हंस रहे। तो सच्चाई। उसके बाद जयप्रकाश जी ने कहा कि तुमको नहीं विश्वास है हम, कि आपने एक किताब आज तक लिखा है पार्टी डेमोक्रेसी,
हुजूर हमने लाइनें लाइन पढ़ा है, लगभग आप स्विट्जरलैंड जिसकी चर्चा हमने शुरू किया, स्विट्जरलैंड वाली बात आपने किया, हाथ उठा के निर्णय होना चाहिए। तो डर से जो खड़ा नहीं हो सकता है वो संपन्न आदमी के खिलाफ वोट करेगा। तो ये आपको कह दिए कि कहाँ ये वो प्रचार है जो लोग हार गए चुनाव, जो लोग हमसे शिक्षा में नहीं जीत सके, जो हमको खरीद नहीं सके, जो हमको डरा नहीं सके, तो हमको बाहुबली बना दिया। हम मरने के लिए आज भी तैयार हैं। आप हमारा भाषण सुन लीजिए, जहां भी मार दो भाई, हम तो खाली हाथ चल रहे हैं। हमको तो नीतीश कुमार जी ने जिनका साथ भी दिया, हमको 15 साल विदाउट सिक्योरिटी रखा। 15 साल हम बिहार घूमते रहे अकेले विदाउट सिक्योरिटी, अब तो सिक्योरिटी भी दे दिए हैं। तब उसके लिए धन्यवाद किया हमको। एक दिन मुख्यमंत्री ने कहा, धीरज जी कैसे हम, क्या आपके राज्य में जिंदा है? वो जो बड़ी कृपा है आपकी। तो हमको छिपा की बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं आप उसकी सत्यता का प्रमाण ले लीजिए। कोई बाहुबली को यदि बता दीजिए हमको, हम ही कह देंगे हमारे साथ अकेले घूम जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमको आप कहिए तो बाहुबली के घर पर चल जाए अकेले, जिस बाहुबली का नाम नहीं। तो ये हिम्मत यदि बाहुबली कहलाता तो हम बाहुबली हैं। तो क्या इस बार मोकामा से बाहुबली को टक्कर देंगे आप? हम चुनौती देना चाहते हैं यहाँ के युवकों को। अब मोकामा में आए तो मोकामा में विस्तृत में जाना पड़ेगा। जिस समय हम मोकामा के एमएलए बने, मोकामा की स्थिति टाल की यह थी कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यहां तक कि कीटनाशक दवा का दुकान नहीं था मोकामा में। गांव की बात छोड़ दीजिए, किसी गांव की बात, ट्रक के ट्रक दवाई हम ले जाते थे। आज रिलीफ ब्लॉक में नहीं मिलता है 3-3 4-4 महीना। हम अपने से डीएम को लेके, एसटीओ को लेके हर एक गांव में जाके बैठ के रिलीफ बंटवाते थे। इंदिरा आवास जो बनता था वहां बैठ के जाके देखते थे कि सही ईंटा लग रहा है कि गलत ईंटा लग रहा है। जितना ग्रामीण सड़क है उसी सड़क पर 5 बार सड़क बन गया। हम गांव का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी। हमारा पत्थर का ईंटा का रोड बना हुआ है, अब गाँव गांव घूम के देख लीजिए, उसकी एक अलग पहचान है। आधा फीट खोदिएगा निकल जाएगा। उसी पत्थर पर 5 बार रोड बना, अब 5 बार टूट गया पत्थर, आज भी वही है। तो हमारा जो बना हुआ वो आज भी है, जमीन में है। हमने बाटा हो, सूत मिल हो, ब्रिटेनिया हो, बिहार सरकार की अलग नौकरी हो, सिपाही का हो, कर्मचारी का हो, 2000 आदमी से ज्यादा को नौकरी दिया। जिस समय हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, हालांकि गलत था, आज बिहार से यदि कहिएगा तो हमने बिहार के साथ गलत किया था, लेकिन जब मोकामा घाट के इलाके में हम घूम रहे थे, नारकीय स्थिति थी। जब हमको 1 करोड़ रुपया में खर्च करना था तो हमने 1 करोड़ में 50 लाख मोकामा ब्लॉक को दिया था, जबकि सारे बिहार के लिए 1 करोड़ था सलम के लिए। तो जिन फैक्ट्रियों में हमने नौकरी दिया, आज वो फैक्ट्रियां हैं क्या? मैकडोगल में भी दिया, वो फैक्ट्री नहीं रही। हम घोड़सवार फोर्स भेजते थे। हम चाहे भूमिहार का गाली जाए या यादव का जाए या कोई जात का जाए, टाल हम बंद करा देते थे, कोई गाली नहीं जाएगा। चाहे जिसकी गाड़ी हो उसको पकड़ो, यदि लाइसेंस नहीं है वो किसान लोग काट के देते। रामाश्रय दास मर गए, बाद आयुक्त होते थे, नगर पालिका जब भी जाए 10 को आदमी लेके वो झंडा लेके खड़ा हो जाते थे। क्या बात है भाई, दवाई नहीं आ रहा है। समूचा जिला में से आधा दवाई मोकामा को भेजते थे टाल के लिए, जो कि सब्सिडी रेट में आधा मुफ्त होता था, आधा सब्सिडी रेट में होता था। आप बता दीजिए 90 के बाद ये कब हुआ? क्या हुआ मोकामा में भी? कोई प्रतिनिधि क्यों चाहिए? हमको एक अदना आदमी रोड पर खड़ा होकर कहता था तो ये आराम करो धीरज बाबू एसी में। 90 तक हमारे घर में एसी नहीं लगा। हमारे दफ्तर में एसी था, जब हम माइंस मिनिस्टर थे हमने खुलवा दिया। हाँ, अब एसी में रह रहे हैं, लेकिन 90 तक हमारे मंत्री आवास में, हमारे कार्यालय में, आप रिकॉर्ड जाकर देख लीजिए, हम एसी नहीं लगवाए, नहीं बच्चों को दिया। तो ये अपराध है। मैं कुछ देर के लिए मोकामा को साइड रखता हूं। अब मैं आता हूं राहुल गांधी और आप संजय गांधी के परम मित्रों में रहे हैं। नहीं, संजय जी हमारे गुरु थे। गुरु माफी। संजय गांधी के टीम मेंबर्स तो थे ही आप जी।
हाँ, इस बार बहुत राहुल मानते जी हम इस बहुत बार मानते थे राहुल जी इस बार राहुल गांधी ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर आपको बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और आप पर बहुत विश्वास किया है उन्होंने। और ये विश्वास क्या है वो हम लोग जानना चाहते हैं, किस विश्वास पर आपको दिया गया है और क्या टारगेट क्या दिया गया आपको, बिहार में नंबर 1 बनना, नंबर 2 बनना, नंबर 3 बनना, या फिर सत्ता के साथ रहना? देखिए, राजनीति में संजय जी ने भी हमको पहचाना हमारे कार्य देखकर। हम मनाची के रहने वाले, दिल्ली कभी गए नहीं। आज भी आप किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिएगा, सबसे कम दिल्ली हम जाते हैं, सबसे कम, 7 साल में 1-2 बार। जबकि जनरली जब हम लोग मंत्री थे तो महीना में 5-6 बार दिल्ली जरूर जाते थे। हमको उस परिवार के लिए क्यों है वो आप हमारा फेसबुक पढ़िएगा तो वो जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज इंटरव्यू में है तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते। हमने जो राजनीति में, चूंकि हम जब साइंस छोड़े तो हमारा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, साथ में इतिहास, और जो पीजी किया हम इतिहास में किया, पॉलिटिकल साइंस हमारा ऑनर्स था। तो हमने मार्क्सिज्म को भी बहुत नजदीकी से पढ़ा है, हमने थॉट में गांधी को भी पढ़ा है, मार्टिन लूथर को भी पढ़ा है, जितने संभव हो सका उसमें उसको हमने खूब पढ़ा है, उसको समझा है हमने। इसीलिए नेहरू जी की चर्चा की। आज एक भी परिवार को बता दीजिए, राजेंद्र बाबू हमारे सबसे हैं, राजेंद्र बाबू राजनीति में आए, उनके बेटे भी है, लेकिन राजेंद्र बाबू की काबिलियत का दुनिया में कोई जोर नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि उन्होंने देश की सेवा की, कोई अनहोनी उनके साथ नहीं हुई। लोगों के टारगेट में उन्हें गए, गांधी टारगेट में गए, नेहरू परिवार टारगेट में गए। तो एक है कि सरदार पटेल बहुत बड़े नेता थे हमारे, मतलब एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू समकक्ष थे, या उसमें नेहरू नीचे थे, लेकिन टारगेटेड नेहरू परिवार था। उस समय भी टारगेटेड सुभाष चंद्र बोस थे, उतना टारगेटेड सरदार पटेल नहीं थे। तो टारगेटेड सत्ता का कौन होता है? एक तरफ तो कहता है कि राहुल गांधी कुछ है नहीं, इसको अक्ल नहीं है, इसको बोलने नहीं आता है, और आप लोग उसको तोड़ के मोड़ के और सिद्ध करना चाहते हैं कि यही बोले हैं जो बोला नहीं है। तो जब हम कुछ नहीं है, हमको लूर नहीं है, हमको अक्ल नहीं है, हमको बोलने नहीं आता है, तो फिर हमसे क्यों फट रही है? तो इग्नोर करो। कोई पागल हमसे रोज तंग करे तो पागल को जाके समझा देंगे कि इग्नोर करेंगे। तो आज कोई भी टीवी चैनल में डिबेट देख लीजिए, किसी जगह बात हो जाए, कोई अखबार चैनल में देख लीजिए, राहुल गांधी के बिना डिबेट शुरू नहीं होता है, अंत भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो काबिल भी है, क्योंकि एक ऐसा परिवार का उत्तराधिकारी है जिसने अपना एक मकान छोड़कर सब कुछ देश को दान कर दिया। वो ऐसा परिवार से आता है जिसने बचपन से ही दुनिया की राजनीति अपने घर में होते देखा है। जैसे आज हमारा बेटा डॉक्टर है, लेकिन आप ही का चैनल लगाने में उसने मदद किया, आपसे परिचय हो गया उसको। हो सकता है कि मराठी में रहता है हमारा भतीजा कोई, तो आपको परिचय करने में, आप ही से परिचय करने में उसको 5 साल लग जाता। तो जो परिवार ने बड़ी राजनीति को बच्चे से देखा है, जिसका उत्तराधिकार है, और जो हमारा कल है, हम कुछ अपने बच्चों को भी बांटते हैं, तो जिसकी मां ने बलिदान दिया, जिसका चचा मारा गया, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम राहुल गांधी ने कहा कि हमारे चचा जीवित होते तो दुनिया के बड़े नेताओं में से एक होते। ये राहुल गांधी ने कहा, हमने नहीं कहा संजय जी के बारे में। तो जिसने अपने परिवार के एक एक कैरेक्टर को बारीक से देखा है, राजनीति के बारीक से देखता है, दुनिया के बड़े ग्लोब में जिसका पर्सनल कांटेक्ट हो, और जो डिग्रीधारी नहीं, मास्टर डिग्रीधारी है, उसको आप पप्पू कह रहे हो। और जो पप्पू है, मैट्रिको पास नहीं, उसको कह रहे हो कालिदास है, जो कि एक दिन में इनको सरस्वती जी ने कह दिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो। उसका स्तुतिया भोरे से शाम तक करते। तो ये तो कोई सी यूनिवर्सिटी में हमने नहीं सुना
कि नॉन मैट्रिक आदमी मास्टर डिग्री के आदमी को पीएचडी आदमी से ज्यादा काबिल है। एक कामराज के बारे में सुन, कलयुग है, तो कलयुग में तो हम मान ही रहे, कलयुग मान रहे। हमने कहा, आप लोग भी पढ़े होंगे, पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी, नीतीश जी, हम लोग, नीतीश जी उसमें बहुत पीछे थे, हम लोग नारा लगाया था इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का ओहदा दो। साइंस कॉलेज के कुछ दिन हम छात्र रहे, कुछ दिन साइंस कॉलेज में, या जब तक बोस साहब बीएन कॉलेज के हम लोग समय प्रिंसिपल थे, यदि ऑफिस से बाहर निकल जाते थे तो कोई कैंपस में लड़का खड़ा नजर नहीं आता, या तो कॉलेज से भागना है तो भाग गया, या क्लास में रहता था। और जो लड़का यदि कोई पूछ दे क्या करते हो, तो हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, हम बीएन कॉलेज में पढ़ते हैं। बरतुहार के यहाँ भी उसका डिग्री बढ़ जाता था, कभी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज आप आइए साइंस कॉलेज, आपके साथ चलते हैं। आज नहीं पढ़ाई होती। ये तो नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, जहां से इंजीनियर हुए, हम कल ही भाषण दिया है कि जहां से इंजीनियर हुए, मराठी स्कूल से हम पास किए मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन। आपके मोकामा के रामसागर बाबू हमारे साइंस टीचर हुआ करते थे उस समय, तो हम मोकामा से पढ़ के फर्स्ट डिवीजन किया और यूनिवर्सिटी टॉपर किया, ढेर सा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। आज उस स्कूल की जाकर देख लीजिए। हमने कहा है कि 90 कई जगह स्कूल के टीचर को हमने तुरंत पूछा कि प्रोफेसर लिखने आता है, तो चुप हो गया। इंग्लिश का टीचर, केमिस्ट्री कैसे लिखा जाता है बता दोगे, हमको नहीं आता है। तो जिस टीचर को स्कूल लिखने नहीं आवे, प्रोफेसर लिखने नहीं आवे, टीचर लिखने नहीं आवे, 7 दिन का अंग्रेजी में टीचर को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आवे, वहां कौन भविष्य दे रहे हैं? थोड़ा सा मैं बीच में आपको काटा। हाँ ठीक है। मैं यही इन्हीं जो आप शब्द पर जहां मैंने आपको रोका है उसी शब्द पे आना चाहता हूं। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है हमारे परंपरागत शिक्षा नीति पर प्रहार करना, और वो उन्होंने आज पिछले 2 साल 3 सालों में नहीं किया, पहले ही टेन्योर में ही उन्होंने पहला दूसरे कामों में ही ये प्रायोरिटी बेसिस पर किया, और आप भी उस चीजों को जानते थे, फिर भी आप नीतीश के शरण में चले क्यों गए थे? नहीं, 2 बात है, आपको एक चीज बता दें, ये योजना राइटिस्ट जैसे 2 पावर सेंटर दुनिया में रहा है, 3 कह सकते हैं, कुछ मिली जुली भी रहा है, या तो राइटिस्टों का पावर रहा है या लेफ्टिस्टों का पावर रहा है। ये हिंदुस्तान में ही एक ऐसा पावर बना जो कि इंग्लैंड में भी बना, एक लेबर पार्टी बनी, जो कि बीच की पार्टी थी, ये समन्वय की पार्टी थी। नीतीश कुमार सोशलिस्ट थे, वो लगभग कांग्रेस की नीतियों से थोड़ा सा समाजवादी विचार था, नहीं तो और सब में एक थे। लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी में गए, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का आज से नहीं 3 चीज पर ऊपर हार करता है। अभी आप देखिए, नई शिक्षा नीति जो किया, उसकी बुनियाद रखने के लिए 10 साल पीछे आपको जाना पड़ेगा जब इस पावर में। अभी जो स्कूल का पावर दे दिया कि 60% मार्क्स आप स्कूल के जो हैं वो दे सकते हैं, तो आप भी सोच रहे हैं 60% मार्क्स बिना एग्जाम कितना का होगा, तो 40% का। 60% में कॉपी वो देगा, क्वेश्चन वो देगा, मार्किंग वो देगा, जो स्कूल का मालिक है। फीस लेगा 10,000 तक। हमारा पोता एक दिन मजाक में कहे, हम भाषण में यदि समय है तब हम बता सकते हैं, हंसी भी बढ़ेगी। तो हमने पूछा अपने डॉक्टर बेटा से कि रे एडमिशन करा देनी, रिशु नाम है उसका, रिशु आता है, तो हाँ, तब हम कहलिए कत्ते पैसा लगता, प्ले स्कूल में कराए, तो कहा कि पापा 5,000 रुपया महीना। हम कहे ये तो हम साला एमबी तक पढ़े, उतना भी जोड़े तो नहीं, 5,000 हम बड़ा बाप ने दिए। तो हमने कहा कि पढ़ाता क्या है, तो कहीं कभी तो प्ले स्कूल में है, कुल प्लास्टिक का रहता है, घोड़ा है, हाथी है, फलना है, चिलना है, यही तक हमरे दे देते हैं।
हमरार बाबा तो जे ट्रेन में बैठा है देखी गाय है, ये बैल है, ये हाथी जा रहा है, ये ऊंट जा रहा है, ये जो तुम 5,000 महीना देके करो, तो हम लोग तो बूढ़ा जो दादा आज बन गए हमारे बाबा को, अब लगता है कि वही पढ़ा दिए थे। हम पहला बार चौथा में एडमिशन लिया, वही गुरु जी हमको घरे पर पढ़ा दिया कर, 3 क्लास वहीं पढ़ा दी। तो अब देखिए 5,000 हम इसलिए किए मजाक के कि 5,000 देने की कैपेसिटी कितने लोगों की है। आज माची स्कूल में हम लोग 1.5 रुपया या 2.5 रुपया फीस था हाई स्कूल का, 6 महीना में 2.5 रुपया, वो भी मास्टर साहब ही दरखास्त दे के लोग पहुंच जाता था कि जी कुछ माफ कर देते। आज यदि मराठी के लोगों को हाई स्कूल में 10,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, मराठी के कितने लोग हैं आप बगल के हैं बताइए, या मोकामा के कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, मराठी हाई स्कूल बना, उसमें हमारे बाबा ने 4 कट्ठा जमीन दिया और आधा खर्चा गांव, एक आदमी ने कहा था कि हम आधा खर्चा देंगे, आधा खर्चा हमरे बाबा ने कहा कि हम देंगे, या 4 आना हम देंगे, 4 आना मांग के देंगे। और उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय उन्होंने हाई स्कूल के लिए किया था। हमारे घर में पहले व्यक्ति हम हुए जो हाई स्कूल गए। तो हमारे बाप दादों ने समाज के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए अपनी जमीन, अपना धन, अपना परिश्रम बना के स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, आपका मोकामा में भी बना, सब जगह बना। पटना में दरभंगा हाउस अभी भी नाम है, पीएमसीएच किसी का दिया हुआ है, उसको आप किसी टाटा को, किसी बिरला को, किसी अंबानी को, किसी अडानी को, किसी को दे दीजिएगा। ये भारत सरकार के बाप का नहीं है, ये भारत की जनता का माल है। तो आप तो जिसकी कीमत यदि उसको खरीदना पड़ता, तो अब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन सरकारी हैं जिसमें अरबों रुपए लगेंगे, उसको आप कौड़ी का बात दे रहे हैं। कहा भाई हमको घाटा लग रहा है, 1 रुपया में हम फैक्ट्री बेच रहे हैं, 1 रुपया हम कहीं फैक्ट्री बना सकते हैं आप क्या? जमीन का एक टुकड़ा एक खड़ा होने का जगह बना सकते हैं क्या? तो वो घाटा कराया गया, उसको 1 रुपया में बेच सके। हम कितनी बड़ा षड्यंत्र। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अब आगे। अब नीतीश कुमार जी जो जिस समय हम आए, उन्होंने क्या क्या बात कहा जो हमारे साथ हुआ है? कहा हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे इस जन्म में। उसने कहा हमारा डीएनए खराब है बिहारियों का, हमारा शुद्ध है, उनका डीएनए खराब है, हम कभी भी अब उनके साथ नहीं जाएंगे। हम मजदूर के लिए हम नहीं कर पाते थे काम, मजदूर विरोधी बीजेपी। अब जो गठबंधन बना है, हम बिहार से एक भी मजदूर को बाहर जाने नहीं देंगे। आज बेटा को हम पढ़ाए लिखाए कि भाई बुढ़ारी में हमको सेवा करेगा, और वो हमको लात मारेगा तो उसमें हमारा कसूर क्या है भाई? ये तो नीतीश कुमार से पूछिए कि आप आए थे कि बीजेपी को हम आरएसएस का नाम दफन कर देंगे, कितना बात बोले। तो हमारा बेटा क्रिमिनल हो जाए, हमारा बेटा हमको पीटे, उसमें हमारा क्या दोष है? हम जिस समय साथ लिया था उस समय हम समझते थे कि हमारा बेटा डॉक्टर है, नीतीश कुमार इंजीनियर है, गरीब का बेटा है, वैद्य का बेटा है, गरीब के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, मार खाया हुआ है पूंजीपतियों से, गरीब के लिए काम करेगा। लेकिन गरीब के लिए कहा शराब बंदी हो। तो हमने कहा था उसी समय कि भाई अब बीजेपी पक्का हो गया नीतीश कुमार। हम लोग तो हिंदू धर्म में सेवा करते, हम पूजा करते थे बच्चे से बाबा से लेकर सब सिखाए पंडित जी कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उनकी पूजा करो। तो इस घर में आप अपने घर में शराब मंगा लीजिए, वहां मिल जाएगा, सड़क पर नहीं मिलेगा, प्रशासन को नहीं दिखेगा, नीतीश को नहीं दिखेगा। और जो पैसा आज गरीब के जो कह रहा कि हमको भूख खिलाने के लिए नहीं था, लाने के लिए पैसा नहीं था। यदि 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ रेवेन्यू आता था, यदि यही शराब आज 12,000 करोड़ की बिक रही है बिहार में, लेकिन पैसा जा रहा है ऑफिसर के यहाँ, पैसा जा रहा है, नीतीश कुमार जिम्मेवार है चूंकि नेता है, पैसा जा रहा है नेताओं के जेब में, पैसा जा रहा है चुनावी खर्च में, लेकिन गरीब को शराब के नाम पर बड़ी उसका हम परिवार कल्याण शुद्ध कर दिया।
पैखाना बना दिया, खाने की व्यवस्था नहीं किया, पैखाना वो एक बात है, खाने के बाद ना पैखाना होता है। तो जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं। जो आज, हाँ, नीतीश कुमार ने एक और बड़ी बात की, हम लोग मिनिस्टर 4 बार खुद रहे, मास्टर रोल होता था किसी काम का, टेम्पोररी जगह पर कोई काम बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, हमको 10 को मजदूर की जरूरत है, तो उस समय कह लेते कि 3 महीना काम है, 3 महीना के लिए मास्टर रोल कर। लेकिन हम लोग कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर मास्टर रोल पर होगा, इंजीनियर मास्टर रोल पर होगा। जिसका पुल टूट रहा, काहे नहीं टूटेगा भाई, वो जानता है पुल के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो साला पुल रहे नहीं रहे, जो आना है उसके बाद क्या खाएंगे मालिक को। यहाँ एक नाम नहीं कहेंगे, एक विधायक ने कहा, कुछ काम था, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अब हो जाएगा गलत बात, वो कहा काम करने के, अफसर ने कहा कि सर इतना दे दीजिए हम काम कर। तो उन्होंने उससे बड़े मंत्री को कहा, विभागीय मंत्री को, कि देखिए ना हमसे भी घूस मांगता, हम विधायक हैं आपके पार्टी में। तो उसके बाद कहा कि वो अफसर ने कहा हुजूर हम तो कहा था कि परसों काम कर देंगे, भेज दीजिए परसों काम कर देंगे। तो हम गए, फिर करके आपको तो कहा था हम कर देंगे, आप 40,000 दे दीजिए। तो कहा 40,000, तुम तो 20,000 मांगा था। तो 20,000 जिसके यहाँ गए वो उसको अब मालूम हो गया, तो उसको 20,000 वहां पहुंचाना। तो उसके बाद वो सर्वे सर्वा जो है उनके यहाँ गए, कहें कि कैसे होगा कि आपका काम नहीं होगा। ये सच्चाई है, दरभंगा की घटना है। वहां से फोन गया उस अफसर को, गया, कहा जी 60,000 करके बाप जे बीच में कुछ कर दे, तो कहीं 30,000 दे दीजिए। 30,000 लेके जहां विधायक का काम होता हो। हम 10 साल रहे मंत्री विधायक, मोकामा के लोगों से पूछिए, एक वीडियो थे, बाद में कलेक्टर हो गए, वीरेंद्र पांडे। जब हम पहली बार एमएलए हुए तो पांडे जी हमारे यहाँ आए, क्योंकि चुनाव में हमारे खिलाफ किया था उन्होंने उस समय भी। उनको लगता था उमेश सर बाबू लड़ रहे थे, इन्हें 2 दिन के लड़काई क्या जीतेगा, तो अपना भर विरोध किया। तो जब हम मंत्री भी बन गए और आ गए, तब उन्होंने हमसे आया पटना में, अब मेरे मंत्री आवास पर कहा कि सर यदि अपने का तो हटेबे करते, हमारा हटा देते। हम की मकवामा में रह चाह, तो कहा कि जी रहे, हम कहते एक शर्त हमारा मानबा तब हम रह जाओ। तो कखिन जी बोलथिन, हम के मोकमा जितना कम आदमी है तो हमरा कहे कि वीडियो साहब के कह देती, ज्यादा तो हटा दे, यदि कोई नहीं तो कहे कि वीडियो साहब के हटा देथिन, अति कह देथिन पैरवी, तो हम तोरा नहीं हटेंगे। हम वीडियो कभी फोन नहीं करते थे, वीडियो कभी मिलते नहीं थे। हमारे जो कार्यकर्ता वहां थे, जो पार्टी के हमारे विश्वास के, वो मिलते थे, उनसे काम कराते। हमको कभी वीडियो को, उस समय सीमेंट मिलता था पुर्जा पर मकान बनाने के लिए, चीनी मिलता था पुर्जा पर शादी ब्याह के लिए। हमने जो कहा कि यदि आप नहीं जानते हमारा आदमी कौन है तो आपको बाहर में नहीं रहने देंगे, जिसको शादी आप तय कीजिए, आप इन्फॉर्म कीजिए, हमारे लोगों से बात कीजिए। हम कभी सीमेंट के लिए, चीनी के लिए किसी एसडीओ को नहीं लिखा। तो ये परिस्थिति जैसा समाज बनाइएगा। यदि आज एसडीओ से हम घूस लेके बाहर में पोस्टिंग कराते, थानेदार से घूस लेके मोकामा में पोस्टिंग कराते, अभी किसान आंदोलन में अनुभव जी को तो कहानी मालूम होगा, हम मराठी में अति बंद कराया था किसानों के लिए, रोड ब्लॉक किया था। तो एक दरोगा है तो उसको डांट दिया, संजोग से सरकारी जात का दरोगा था जी, नीतीश कुमार जी का। तो उसको हम डांटा, तब वो कहा कि जी हमारा ट्रांसफर कराते धीरज बाबू, हम जानते हैं कि आप विरोध की जगह हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो हमने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है तुमको, नो क्या दिक्कत है तुमको। तो उसने कहा कि आपको नहीं मालूम है सर, आपके थाने का रेट 20 लाख है। तो हम 20 लाख कहां से लाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आप शासन सुशासन की कल्पना कर सकते हैं क्या? आप जो बोल, धीरज जी आप जो बात बोल रहे हैं, मैं थाने से बात पूछूंगा और मैं इस पर सर्वे करूंगा, याद रखिएगा। थाने से मत पूछिए, आप उस गांव में जाके पूछिए। हमसे पूछना कि हम तो अब पटना गांव हमारा गए हुए साल भर हो गया होगा। यही तो गांव वाला आपसे, आप इतने अच्छे पोस्ट पर है, आज भी आपका गांव आपसे उम्मीद रखता है। पहली बार पिछले 3 सालों से आपका गांव
पानी में डूब रहा है, बरसातों में डूब रहा है, और श्याम सुंदर सिंह धीरज कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे उम्मीद करता है कि कम से कम इतने छोटे छोटे चीजों से हमें श्याम सुंदर सिंह धीरज निपटारा करवा सकते हैं और हमें आजादी दिलवा सकते हैं, और आपसे उम्मीद करता है, फिर भी आप उसके उम्मीद पर खरा तो उतरे सर। इसे देखिए, उम्मीद एक तरफा नहीं होती है। डेमोक्रेसी तब होगा जबकि हम जनता के लिए लड़ें, जनता भी अपने अधिकार के लिए लड़े। हमने कहा किसान का आंदोलन केवल हमारा आंदोलन नहीं था, हमने सर्वदलीय कहा। हमने कहा जदयू के, बीजेपी के लोगों को कि चलो 5,000 आदमी जाके बैठते हैं नीतीश कुमार के आवास में आमरण अनशन पर कि नहीं खरीदोगे अनाज तो हम यहीं मर जाएंगे, अब पहला नाम हमारा लिखो, हम बैठेंगे। बंद में कोई डर से रोड पर नहीं जा रहा था, क्योंकि मिली भगत वो आंदोलन थी कि तुम आंदोलन करना, हम आएंगे, आश्वासन देंगे, टूट जाएगा। हमने वो मिली भगत को तोड़ दिया। लेकिन जब हम देखें कि हम जिस भाई के लिए जान दे रहे हैं वही हमको चाकू मार रहा है, तो कितना लड़ाई लड़े हम। मतलब आपको चाकू मारा था? नहीं, हाथी चाकू नहीं मारा। एक नया वर्ग पैदा हुआ है राजनीति में, जिसको गांव लुट जाए इसकी चिंता नहीं है, हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठेकेदारी चाहिए, दलाली चाहिए, पैसा चाहिए। हम जिंदगी में 4 बार मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री को कहा था, हमसे कुछ बात हो गई थी, हमके 4 बार हम मंत्री रहिए तो हूँ रही, तो 13,000 करोड़ के हमरा साला वो घर नहीं बना। उस वर्ग का नाम लीजिए, आप इतने समझदार लोग, बता तो दीजिए हम लोगों को। नाम लेना चाहिए आपको। नहीं, देखिए हमारे दर्शक अवेयर तो हो, उस वर्ग से दर्शक को अवेयर। आपके द्वारा हम दर्शक को कहना चाहते हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तुम इंसान को चुनो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम हैवान को चुनोगे, हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे। तुम रिस्क नहीं लोगे। हमने लिखा है फेसबुक पर, कोई अवतार नहीं लेगा। हमको कोई नेता नहीं बनाया, हमारे बाबूजी नेता नहीं थे। थाना के पैरवी के लिए मदन बाबू को मुखिया थे हाथरा के, उनके हम अब खुद जाते थे। मेहनत लड़ाई के लिए तुम लड़ो, हम आश्वासन देंगे। मोकामा ने हमको पहचान दिया है, मोकामा ने हमको प्यार दिया है, हम जान देंगे। लेकिन तुम भी तो बोलो, तुम बनो बैठोगे जो मोकामा बंद कर रहा है, हमको कहेगा आप उससे लड़िए। तुम उसको वोट करोगे, तुम उसके पाप में हिस्सेदार बनोगे, तुम उसकी दलाली करोगे, और हमको कहिएगा धीरज जी आप बड़ा बहादुर हैं, लड़ जाइए। अब हम लोग धीरज जी, हम लोग अनुभव जी तो चुप हो गए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए अनुभव जी चुप हुए कि बगल के हैं, वो जानते हैं सारी बात, सच्चाई है ये। अरे चलिए ठीक है। तो बिहार के परिदृश्य में आप हमें ये बताइए कि इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? क्या आप पिछलग्गू ही रहेंगे या फिर इस बार माहौल बदलेगा? हालांकि एक चीज मैं बता दूं धीरज जी, हमारे पास जो एक सर्वे रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ पब्लिक का ये कहना है कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी की जरूरतें अब लोगों को महसूस हो रही है। अगर कांग्रेस अकेला भी बिहार में इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दे तो पहले से जो पिछली स्थिति आपकी रही है उससे बेहतर आपकी स्थिति होगी। एक दूसरा ये है कि आज के समय में 2019 के तूफान में, मोदी नुमा तूफान में, जिस पार्टी को एक सांसद भी नहीं मिल पाया, आपके पास फिर भी एक सांसद है, तब भी आप 0 सांसद वाले पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं। जबकि आपके पास एक सांसद है, आपके पास आपका अपना है, फिर भी आप उसके पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू ही रहेंगे या फिर बिहार में कांग्रेस लीड करके सबके सामने एक ऑप्शन देगा? 2 पार्ट में इसका जवाब देते हैं, छोटे में। आज केवल बिहार का नहीं, आज हम देश के पैमाने पर, जो राहुल जी की बात आपने शुरू में पूछा था, हमने नहीं कहा,
आज विपक्ष की आवाज, आज जो हम कल भाषण दिया है हमारे फेसबुक पर चल रहा है, आप सुन लीजिएगा, तब लगेगा कि जो हम आप हमसे पूछ रहे हैं कल ही हम बोल चुके हैं। हम कहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, आज राहुल गांधी देश की जरूरत है। देश के तमाम वैसे लोगों की जरूरत है जो मध्यम वर्गीय है, जो छात्र है, जो नौजवान है, जो भविष्य देखना चाहता है, जो नौकरी चाहता है, जो काम करना चाहता है, जो अपना रोजगार चाहता है, खेती चाहता है, इसकी आवाज बन के राहुल उभरे। आज के 6 महीना पहले हमने अपने नेता को कहा कि 77 के आंदोलन में हम लोग नेता पहचान में आए, आ गए थे इमरजेंसी में ही हम लोग कांग्रेस में, लेकिन हमारी पहचान बनी 77 के आंदोलन में। कोई जेल नहीं है बिहार में जहां हम नहीं एक आध सप्ताह नहीं बिताए हैं, आज शुरुआत कहिए तो तिहाड़ जेल तक। तो ये जो अनुभव हुआ, आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में उतनी तेज हवा है जितनी तेज हवा 80 में नहीं था हमारे पक्ष में। ये आप जो कर रहे हैं कल कह चुके हैं, आप देख लीजिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक जुग का एक गठबंधन एक सच्चाई है। हमने रजत के भी कुछ मित्र हैं जो बड़े ओहदे पर भी हैं, बात करते हैं, पर्सनल भी बात होती है। हमने कहा कि देखो भाई, सम्मान आज देश का, यदि तुम बताओ, उससे पूछा हमने, बड़े नेता हैं वो, आप सब जानते हैं। हमने पूछा कि एक बात बताओ कि कांग्रेस को मरने दे, एक दूसरी पार्टी बताओ जो बीजेपी को हरावेगा सारे देश में, एक नाम लो। चुप हो गया। हम कहे तुम यदि चाहते हो कि कांग्रेस में बीजेपी बर्बाद कर रही है तो किसको नेता होना चाहिए? तब प्राइवेट में वो कहा कि हम पब्लिक में भी बोलते हैं कि राहुल गांधी छोड़ के आज दूसरा चेहरा नहीं। तो आज दूसरी बात आपने देखा कांग्रेस के अंदर के डेवलपमेंट, ये जो 20-22 साल का पीरियड रहा है, इस 20-22 साल में जो गठबंधन की गलत, जैसे आपने कहा काहे नीतीश कुमार के साथ चले गए, काहे नीतीश कुमार हट गए, ये जो 20 साल की राजनीति रही है विगत दिनों में, ये सिद्धांत विहीन राजनीति हुई है, पर्सनल स्वार्थ की राजनीति हुई है। तो इसमें दलालों का, गलत काम करने वालों का, भूमा मतलब जो माफिया कहिए पैसे वालों का चला। कार्यकर्ता 6 साल 10 साल से पार्टी में झंडा धो रहा है, ई बाबू आ गए काहे भाई, तो इनका बड़ी पैसा हन, बड़ी दबदबा है, जीत जेती इनका टिकट दो। और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो 10 साल से लगा हुआ है, जिसको लोग जानते हैं, जो आपने कहा कि गांव में है हम नहीं जा सके, जो गांव में रह के काम कर रहा है, क्षेत्र में रह के काम कर रहा है, उसको हम नहीं खोज रहे। तो उस लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। हम आपसे कहा ये लड़ाई तब हो सकती है जबकि आप त्याग कीजिएगा। आज यदि हम कहें कि कोई कुल क्रिमिनल है, हम लड़ रहे हैं, हमको वोट दो, तो मेरा स्वार्थ भी है उसमें। आज हम कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, तुम इंसान को चुनो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा परिवार कोई नहीं लड़ेगा। हमको तो हमारे बेटा के लिए बहुत ऊपर से है हमको कि आप नहीं लड़िएगा तो बेटा को लड़ा दीजिए। हमको जब तक हम अभी खादी पहने हुए हैं, जिस दिन उतार देंगे उस दिन बेटा को अब लड़ा दीजिएगा। अभी हम उतारना नहीं चाहते, इसलिए जब तक हम खादी पहने हुए हमारा कोई परिवार नहीं आएगा। तो समाज बदलाव की हम आहट सुन रहे हैं, लेकिन जो वो दलाल वर्ग हर एक दल का है, कोई एक दल का नहीं, हम अपने दल को उससे अलग करने की बात नहीं। एक नया चीज पैदा हो गया है सारे दलों में, जिसने कि चुनाव के समय दलाली की काम किया और करोड़ों कमाता है, वो ताकतवर है हर एक दल में। तो उससे लड़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन राहुल जी ने वो चुनौती स्वीकार किया है। राहुल जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनौती स्वीकार किया है, राहुल गांधी ने वैसे लोगों को भी चुनौती स्वीकार किया है जो कि अपने हित में पार्टी की हित को अनदेखी कर रहे थे। लेकिन जब समाज बिगड़ जाता है या सेहत बिगड़ जाती है तो एक दिन में कोई ठीक नहीं होता है। उसके लिए राहुल जी को समय दीजिए। आप देखिएगा नया हिंदुस्तान भी बनेगा, नया बिहार भी बनेगा। आई चुनाव आप होने दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अभी कहना पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, इसलिए इस लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं जाएंगे।
लेकिन हमको भरोसा है अपने नेता पर, राहुल जी पर, कि बिहार में उचित कदम उठाया जाएगा, गठबंधन बनेगा भी तो उसका स्वरूप ठीक रहेगा, जिसमें कि भविष्य में हम पर कोई उंगली नहीं उठावे। इतना जनता को आपके द्वारा हम भरोसा दे सकते हैं। मतलब मैं मान कर चल रहा हूँ जो आपने बोला है, मैं उसी को सिर्फ दूसरे भाषा में बोल रहा हूँ कि बिहार में कांग्रेस पिछलग्गू रहेगी लेकिन सेंट्रल में आएगी, ऐसा आप बोल रहे हैं। कोई एक मिनट, बीजेपी पिछलग्गू है कि जदयू पिछलग्गू है? बीजेपी का मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। नहीं, जवाब आप पहले अभी बताइए, बिहार में नीतीश कुमार हाँ, मैं जवाब अभी बिहार में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सच्चाई तो यही है कि बिहार में दोनों राष्ट्रीय पार्टी पिछलग्गू हैं। और इसका सिर्फ जी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आप लोग सिर्फ एक चश्मे से पूरे बिहार वासी को देख रहे हैं। वो चश्मा है जाति बल और बाहुबल के आधार पे। अब लेकिन हम मीडिया वाले लोग कोरोना काल के बाद, कोरोना में सरकार की असफलताओं के बाद हम तीसरे एक काल को देख रहे हैं। वो काल है प्लूरल्स काल और आम आदमी पार्टी काल। आज मैं ये बोल रहा हूं, मैं कहीं से भी गलत साबित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने दिल्ली के इलेक्शन को भी देखा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उत्थान को भी देखा है। और उसका सिर्फ एक रीजन था कि जो आप बीजेपी वाले और आप कांग्रेस वाले के बीच में जो वैकेंट था, जो पब्लिक चाहती थी, वो लेकर आम आदमी पार्टी आई। इसलिए जो वैकेंट था उसमें आम आदमी पार्टी की पैदाइश हुई। और इस बार के विधानसभा में मेरे जैसे लोग इस चीज को देख रहे हैं। आज आप नोट कर ले, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, बिहारी खबर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आज आपके सामने अपने प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, अगर बिहार के पब्लिक राजनीतिक रूप से थोड़ी सी भी संपन्न है तो इस बार जाति बाहुबल लोगों यानी कि पार्टी बल से अलग हटकर कुछ न कुछ चमत्कार करेगी। कोरोना के कारण कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और होना चाहिए। ये बिहार के किस्मत के लिए ये ऐसा एक समय है, अगर बिहार अपनी बदकिस्मती से दूर हटना चाहती है तो उसके लिए ये होना चाहिए। आपके अच्छा सा हम सही बात कहा आपने। एक चीज याद दिला देते हैं, जो चीज आप महसूस कर रहे हैं हमारा नेता भी महसूस कर रहा है। बीजेपी क्या किया, जदयू क्या किया, सब लोग जानते हैं, वो आप अपने रोज दिखा दे। कांग्रेस ने इस विपत्ति काल में भी जो ट्रेन चला तो सोनिया गांधी ने कहा कि हम पैसा देंगे, तब गाली भी पड़ा तो भी कहा कि हम देंगे पैसा। राहुल गांधी ने सबसे पहले, जिस कोरोना की बात कर रहे हैं, जो नेता इतने दिन पहले सोच के रखा है कि ये होने वाला है, वो भविष्य की राजनीति भी तय करेगा, चाहे वो चुनाव हो, चुनाव का स्वरूप हो, अगला भविष्य हो। इसीलिए हमने कहा कि चुनाव होने, हमसे व्यक्तिगत, अब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट से हटा दीजिए, एज ए धीरज कांग्रेसियों हटा दीजिए, हमारा विश्वास है कि चुनाव गवर्नर रूल में होगा। मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा कि 60 लगभग 1 घंटा होने को है। धीरज जी, मैं आपको लपेटे में लेने का बहुत कोशिश किया। मैं भूल गया था कि आप यूं ही नहीं 12 साल 13 साल मंत्री रहे, सत्ता नशीन रहे, और आप हमारे लपेटे में बहुत हद तक हमारे चक्रव्यूह को पार किया। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस अपने पुराने चक्रव्यूह को तोड़कर कुछ नई सफलता पाएगी। और ये बिहारी खबर, एक मिनट हमको भी दीजिएगा बोलने के लिए, कंक्लूड के बाद 1 मिनट से। जी, बिहारी खबर ही खबर दिखाएगा इन चीजों को। अब आप बोल सकते हैं। हम सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऐसे आदमी को, बिना पैसा वाला आदमी को भी टीवी पर आने का मौका दिया। दूसरी बात, हम जो भी दर्शक
हमारी गलती है, हम लोग उतना भी कंप्यूटर में नहीं हुए हैं, आपसे नहीं जुड़ सके, उसके लिए जो उनको खेद हुआ है, समय हुआ है, या हमारे वक्तव्य से यदि किन्हीं को चोट पहुंची है तो उनको भी हम माफी मांग धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।